आज के एपिसोड में ना हम 167 को आगे बढ़ाते हैं। बेरेक्ट से जितना हमें करना था मेजरली वो हो चुका है। आज के एपिसोड में हम 167 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसके फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स ये हैं कि एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया जिसमें कि डिफॉल्ट पीरियड 60 डेज का है, लेकिन ऑन द 58th डे उसको रेगुलर बेल मिल गई। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, रेगुलर बेल मिली है, डिफॉल्ट बेल नहीं। डिफॉल्ट बेल कब मिलती है? जब 60 डेज हो चुके होते। ठीक है, उसको रेगुलर बेल मिल गई। अच्छा जी, और 58th डे तक भी चार्जशीट अभी फाइल नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी 2 दिन बचते थे। 2 days वर लेफ्ट टू फाइल दी चार्जशीट। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस जनाब को जिसको रेगुलर बेल दी गई थी उसने बेल की किसी कंडीशन को तोड़ दिया। ठीक है, बेल की कंडीशन को तोड़ने के कारण इसका बेल जो है वो कैंसिल हो गया और उसको दोबारा से कस्टडी में ले लिया गया। अब कस्टडी में आए इसको 10 दिन हो गए, 10 डेज, लेकिन चार्जशीट अभी तक भी फाइल नहीं हुई है। तो अक्यूज ने क्या किया? अक्यूज ने डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगाई और ये कहा जनाब 58 डेज तो पहले और 10 दिन अब, टोटल 68 डेज हो चुके हैं। और डिफॉल्ट पीरियड था 60 डेज का, कि अगर 60 डेज में अगर चार्जशीट फाइल ना हो, फाइनल रिपोर्ट पुलिस अगर नहीं पेश करती है, तो ऐसी स्थिति में आप डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे तो जनाब 68 डेज हो गए हैं, तो कृपया करके मुझे डिफॉल्ट बेल दी जाए। वीडियो को पॉज कीजिए और आप देखिए कि इसमें आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। इसका आंसर मैं बताता हूं। देखिए, पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या इस तरीके से जो ब्रेक आया है कस्टडी में, क्या उसको जोड़ा जा सकता है? भाई 58 डेज पहले के और बाद के 10 दिन, क्या इसको जोड़ा जा सकता है? इसका आंसर है यस, ये जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में भी जोड़ा जा सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन इस केस में कुछ और प्रॉब्लम है। इस केस की प्रॉब्लम ये है कि भैया जब आपको रेगुलर बेल दी गई थी और आपकी बेल जो कैंसिल हुई है वो क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है क्योंकि आपने कुछ मिसकंडक्ट किया है। बेल की कोई कंडीशन रही होगी कि आप इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, आप एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, आप गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, और भी कंडीशंस कोर्ट लगा सकता है बेल देते समय। तो कुछ ना कुछ आपने मिसकंडक्ट किया, लेकिन इसका मतलब क्या किया? आपने कंडीशंस को ब्रेक किया। अब कंडीशंस को ब्रेक करने के बाद आपने जो लिबर्टी जो आपको दी गई थी कोर्ट द्वारा, उसको मिसयूज किया है। और अगर आपने लिबर्टी को मिसयूज किया है तो एक तरीके से आपने जो आपका राइट था, इनडिफिजिबल राइट जिसको हम बोल रहे हैं डिफॉल्ट बेल का, उसको भी फोरफीट आपने कर दिया। तो कुल मिलाकर अब आपके पास राइट नहीं है। ठीक है जी, तो इस केस में भी कोर्ट का फैसला यह रहा कि भैया क्योंकि आपने कंडीशंस को ब्रेक किया, आपकी जो लिबर्टी थी उसको मिसयूज किया, इसलिए आपने अपना इनडिफिजिबल जो राइट है उसको फॉरफीट कर दिया। यहां पर हम बेलेबल ऑफेंस की जो बेल्स होती हैं उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। देखिए बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस में अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है कि उसे बेल मिले, ना ही कोर्ट ना ही पुलिस उसे बेल के लिए मना कर सकती है। जैसे ही वो बेल एप्लीकेशन लगाएगा, उसको बेल एप्लीकेशन लगाते ही उसको बेल देनी जरूरी है। लेकिन सेक्शन 436 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर आपने कोई बेल कंडीशन ब्रेक कर दी और आपकी बेल कैंसिल हो गई, तो उसके बाद जब आप बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, बेशक ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन अब दूसरी बारी में डिस्क्रिशन हो गया कोर्ट का। आपको जो लिबर्टी दी थी आपने मिसयूज किया। अब मिसयूज किया है तो भैया दूसरी बार जब आप बेल लगाएंगे तो अब ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो आपको बेल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। 436 का सबसेक्शन 2, आप अपना बेरेक्ट खोलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार वहां से रीडिंग ले लीजिए। अभी मैं उसको डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि हमें बेल के सारे प्रोविजंस डिटेल में करने हैं, मैं डिटेल में इसको तब कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप एक रीडिंग जरूर ले लीजिए 436 सबसेक्शन 2 की। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं।
इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जो अगली प्रॉब्लम है उसमें डिफॉल्ट पीरियड 90 डेज का है और जी 90 डेज के डिफॉल्ट पीरियड में चार्जशीट फाइल होती है 92nd डे को, मतलब 2 दिन लेट। ठीक है, 91st डे को अक्यूज जो है वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर देता है और 90 ये पेंडिंग है उसकी एप्लीकेशन, और उसके बीच में ही 92nd डे को चार्जशीट फाइल कर दी जाती है 2 दिन बाद। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि जनाब 90 डेज का जो टाइम पीरियड दिया गया है, हम जो 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा नहीं है, हम 2 इंटरवेनिंग हॉलीडेज को इसमें जोड़ रहे हैं। मान लीजिए 90 डे का पीरियड था, इस पीरियड में 2 छुट्टियां आती हैं, हम इसको काट रहे हैं, इसलिए हमारे ये 2 दिन एक्सटेंड हो गए। हम पेश 90 डेज में ही कर रहे हैं क्योंकि हमने ये 2 हॉलीडेज इसमें से हटा दिए। अगर ये 2 हॉलीडेज इसमें काउंट होंगे तो हमारी जो चार्जशीट है वो टाइम पर है, और अगर ये काउंट नहीं होंगे, ये अगर यहां पर काउंट, यहां से हटकर 2 हॉलीडेज यहां पर काउंट हो जाएं तो इसका मतलब 90 डेज में ही हुआ है। और अगर ये अलाउ नहीं किया कोर्ट ने, कि अगर ये जो छुट्टियां थी वो अलाउ नहीं किया कोर्ट ने, तो फिर अक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी क्योंकि फिर वो लेट है। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने कहा कि भैया हॉलीडेज से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जी 90 दिन में 2 दिन की छुट्टी थी, 4 दिन की छुट्टी थी, वो टाइम हमारा आगे बढ़ा दो। नो, 90 डेज मीन्स स्ट्रिक्टली 90 डेज, चाहे उसमें कितनी भी छुट्टियां आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 90 डेज का मतलब ये है कि वो 90 डेज में ही फाइनल करनी है, चाहे इसमें इतनी सारी ब्रेक्स की छुट्टियां आ जाएं। आपका कोई छुट्टी नहीं है, आप तो जिस दिन से आपको रिमांड हुआ वहां से 90 डेज गिनना शुरू करेंगे, और जैसे ही आपके 90 डेज खत्म हुए आपको चार्जशीट फाइल करनी है, अगर नहीं की तो डिफॉल्ट बेल का राइट बनता है। तो इस मामले में भी डिफॉल्ट बेल का राइट बनता है, और जो प्रोसिक्यूशन का ये प्ली था कि 2 दिन की छुट्टियां जो इसमें हुई हैं उसका हमें रियायत दी जाए टाइम बढ़ाने के लिए, तो वो कोर्ट ने डिसअलाउ कर दी। देखते हैं अगली प्रॉब्लम देखते हैं आप। अगली प्रॉब्लम पर जाने से पहले हमें प्रोडक्शन वारंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन वारंट क्या होता है। देखिए मैं बताता हूं आपको, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। मान लीजिए अ पर्सन इज डिटेन्ड, एक व्यक्ति है वो डिटेन्ड है या कन्फाइंड है किसी जेल में, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज रिक्वायर्ड आइदर एज एन अक्यूज्ड और एज अ विटनेस इन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ऑफ अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं अक्यूज्ड, इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है द्वारका में, दिल्ली में। जो इस केस के आयु हैं उनको पता चलता है कि जी अक्यूज्ड एक्स जो हैं उनको तो अरेस्ट किया गया है दूसरे मामले में पटियाला में। पटियाला में भी उनके खिलाफ एक मामला था और उस मामले में अक्यूज्ड एक्स को अरेस्ट कर लिया गया है, और अब वो जुडिशियल कस्टडी में है पटियाला की जेल में। अब आईओ को इससे पूछताछ करनी है, इंटरोगेट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो भाई अब आईओ क्या करे? आईओ क्या करेगा, ये द्वारका में जहां पर जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है, जिसके पास ये कॉग्निजेंस और ये सब होना था, उस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और उसको रिक्वेस्ट करेगा, जनाब इसका प्रोडक्शन वारंट इशू कीजिए। प्रोडक्शन वारंट का इशू करने का मतलब होता है कि ये मजिस्ट्रेट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन के ऑफिसर इंचार्ज को ऑर्डर करेंगे कि मिस्टर एक्स को इस तारीख को या इस तारीख से पहले, ये ऑर्डर इस तरीके से दिया जाता है। मान लीजिए हमें ऑर्डर देना, तो हम बोलेंगे प्रोड्यूस एक्स ऑन और बिफोर 18/6/2021, ऑन और बिफोर। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन वारंट होता है। प्रोडक्शन वारंट कहां पर दिया गया है? सेक्शन 267 में। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू दैट सेक्शन, प्लीज रीड दैट सेक्शन और उसको आप
समझने बहुत आसान है, सिंपल सा है। मैंने फंडा आपको यहां पर बता ही दिया कि 267 का फंडा क्या है। एंड दिस इज योर होमवर्क की सेक्शन 267 आप अभी की अभी, मतलब डोंट वेट फॉर द वीडियो टू एंड, अभी की अभी आप सेक्शन 267 पढ़ेंगे और उसके बाद आप वीडियो में आगे चलेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सिंपल सी बात है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक किसी केस में या तो अक्यूज्ड के रूप में या विटनेस के रूप में कुछ जरूरत है, भाई विटनेस भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए एक केस चल रहा है ए, ये चल रहा है द्वारका में, और इस केस का विटनेस है एक्स, ये विटनेस है इस बार, और ये कहां पर बंद है, ये पटियाला की जेल में बंद है। अब इस विटनेस को लेके आना है कोर्ट में, इसकी गवाही करानी है, तो कैसे होगी? आपको प्रोडक्शन वारंट इशू करना पड़ेगा। किसको इशू करना पड़ेगा? ऑफिसर इंचार्ज प्रिजन को, कि भाई ऐसे ऐसे इस व्यक्ति की इस पर्टिकुलर केस में गवाही होनी है, कृपया इसको इस तारीख को इस तारीख से पहले पेश किया जाए। इसी तरीके से मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि वो अक्यूज्ड है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो पुलिस भी क्या करेगा? जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने। कौन से मजिस्ट्रेट? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन वारंट जो है, प्लीज पे अटेंशन, वो सिर्फ और सिर्फ कौन इशू कर सकता है? जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट या जुरिस्डिक्शनल कोर्ट। मान लीजिए सेशन में ट्रायल चल रहा है, तो जिस सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और वहां पर आपको विटनेस को बुलाना है, तो जिसका जुरिस्डिक्शन है वही, नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट प्रोडक्शन वारंट इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर वो प्रोडक्शन वारंट के लिए अप्लाई करेगा पुलिस वाला, मजिस्ट्रेट या कोर्ट उसको प्रोडक्शन वारंट इशू कर देगी, और इशू करने के बाद उस अक्यूज्ड को इस कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए इसको यहां पर प्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन वारंट इशू हो गया, और ये जो मिस्टर एक्स हैं, ये 18 जून को पेश कर दिए गए मिस्टर एक्स। ठीक है, ये कहां पर थे? पटियाला की जुडिशियल कस्टडी में थे, और इनको कहां पर? द्वारका के जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है। अब पेश करने के बाद पुलिस जो आईओ है, वो इनकी पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब मुझे क्या कहते हैं, पुलिस कस्टडी चाहिए। अब पेश करने के बाद वो सारे वही फंडे अप्लाई होंगे जो सेक्शन 167 के फंडे हैं, कि पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, फिर पुलिस वाले पुलिस कस्टडी मांगेंगे, अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा तो पुलिस कस्टडी दे देगा, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, और फिर वही 60 और 90 डेज की गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ना एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट और समझना है आपको। देखिए, होता क्या है कि ये द्वारका है, ये पटियाला है। ठीक है, ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, और ये पटियाला के मजिस्ट्रेट साहब हैं जिन्होंने जुडिशियल कस्टडी पे भेजा है अक्यूज एक्स को। ठीक है, और ये प्रिजन है जहां पर अक्यूज्ड एक्स है। तो अभी ये जुडिशियल कस्टडी में है, तो जब ये मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट 1, मजिस्ट्रेट 2 जो कि पटियाला के मजिस्ट्रेट हैं, या इसको ऐसे करते हैं एमडी कर लेते हैं, मजिस्ट्रेट द्वारका, और ये मजिस्ट्रेट पटियाला एमपी। ठीक है, जब एमडी प्रोडक्शन वारंट इशू करते हैं, तो प्रोडक्शन वारंट सीधा ओआईसी प्रिजन के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो जुडिशियल कस्टडी जो दी है वो इन मजिस्ट्रेट साहब ने दी है। जब इन मजिस्ट्रेट साहब ने एक जुडिशियल कस्टडी दे दी, तो आप इनकी जुडिशियल कस्टडी से बिना इनके पूछे आप अक्यूज को कैसे ले जा सकते हो? तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि जो ये प्रोडक्शन वारंट इशू हुआ है, ये ले जाया जाएगा एमपी के नॉलेज में, मजिस्ट्रेट ऑफ पटियाला की नॉलेज में लेके जाएगा कि ऐसे ऐसे जनाब इस अक्यूज्ड एक्स की जरूरत एक पर्टिकुलर केस में द्वारका में भी है, और इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारका ने इसके प्रोडक्शन वारंट का, इसके लिए प्रोडक्शन वारंट इशू किया है। तो कृपया आप ये अलाउ करें कि हम इसको मजिस्ट्रेट द्वारका के सामने पेश करने के लिए लेके जा सकें। तो फिर ये जब अलाउ करेगा, तब जाकर अक्यूज्ड एक्स को मजिस्ट्रेट द्वारका के सामने पेश किया जाएगा। देखिए, जनरली ये अलाउ कर देते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सिर्फ उस स्थिति में अलाउ नहीं करते जब यहां की जो पुलिस है, जो पटियाला पुलिस है, वो रिक्वेस्ट करी कि जनाब अभी थोड़े समय के लिए मत भेजिए, हमें कुछ कार्रवाई करनी है, हमें कुछ पूछताछ करनी है, हमें इसकी पुलिस कस्टडी अभी आपसे लेनी है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट कैन से कि भैया थोड़े दिन वेट कर लीजिए, यहां की जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब हम अक्यूज को द्वारका की जुरिस्डिक्शन के लिए भेज देंगे। ठीक है जी, अब एक प्रॉब्लम करते हैं इसको लेके।
प्रॉब्लम यह है कि एक मिस्टर एक्स हैं, उनके अगेंस्ट 2 एफआईआर हैं रजिस्टर्ड। जो एफआईआर 1 है उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया और मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस कर दिया, और मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी पुलिस कस्टडी दे दी, मान लीजिए 10 दिन की। हाइपोथेटिकल अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब दूसरी एफआईआर में क्या होता है, जो दूसरी एफआईआर है किसी दूसरे थाने में होगी, उसका जो आईओ है वो प्रोडक्शन वारंट लेता है अपने मजिस्ट्रेट से। प्रोडक्शन वारंट लेने के बाद, और प्रोडक्शन वारंट लेता कब है, जब ये 10 दिन, इसको तारीख वाइज करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूं, रुकिए। मान लीजिए ये अरेस्ट हुआ है भाई 10 जून को, ठीक है, और इसकी पुलिस कस्टडी है मान लीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जून तक, ठीक है। 10 दिन की पुलिस कस्टडी है, और ये किस में है, एफआईआर 1 में। अब एफआईआर 2 में क्या हो रहा है, एफआईआर 2 में 12 तारीख को प्रोडक्शन वारंट इशू हो गया, इस वाले में आईओ ने प्रोडक्शन वारंट ले लिया। अब जैसा मैंने बताया था कि इस वाला जो मजिस्ट्रेट है उसका जो प्रोडक्शन वारंट है वो जाएगा एफआईआर 1 के मजिस्ट्रेट के पास, पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अब मजिस्ट्रेट को बताया कि जनाब इस मामले में इसकी हमें जरूरत है और इसको पेश करने के लिए ऑर्डर दिया गया है मजिस्ट्रेट साहब एफआईआर 2 के जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो क्या ये मजिस्ट्रेट अब सीधा अलाउ कर देगा? इसका जवाब है नो। रीजन बीइंग, पहले ये पीरियड पूरा कराएगा वो, बिकॉज अभी उसकी पुलिस कस्टडी यहां पर चल रही है, पहले ये पीरियड पूरा होगा। और अगर एफआईआर 1 में आईओ इसकी और पुलिस कस्टडी बढ़वाता है, क्योंकि 15 दिन तक दे सकते हैं ना पुलिस कस्टडी, और पुलिस कस्टडी बढ़वाता है, मान लीजिए इसको बढ़ा के इन्होंने 25 तक कर दिया, तो भी प्रोडक्शन वारंट अभी तक अमल में नहीं लाया जाएगा। जब ये कस्टडी पूरी हो जाएगी तो प्रोडक्शन वारंट को अमल में लाया जाएगा, क्योंकि अब जुडिशियल कस्टडी शुरू हो चुकी है। अब पुलिस कस्टडी नहीं रिक्वायर्ड और ना ही दी जा सकती है, फिर जाके इसको प्रोडक्शन वारंट को अमल में लाकर हम मजिस्ट्रेट एफआईआर 2 के पास इस अक्यूज को भेज देंगे। चलिए अब अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम ये है कि एक मिस्टर एक्स हैं जो कि अक्यूज्ड हैं, और वो सरेंडर कर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने। ठीक है जी। तो अब, और ये अपना अरेस्ट को इवेड कर रहे थे, पुलिस काफी दिन से इनको ढूंढ रही थी और ये अरेस्ट से इवेड कर रहे थे, और फाइनली जाके ये अपना सरेंडर कर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब को क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है वो मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया जिसकी जुरिस्डिक्शन थी। मान लीजिए झज्जर थाने का केस है, तो झज्जर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उसमें जुरिस्डिक्शन थी, और जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन थी उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सामने उसने सरेंडर कर दिया। एक तो सिचुएशन ये बनेगी, ठीक है जी। दूसरी सिचुएशन इसमें क्या बनेगी कि नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया। जैसे मैंने बोला कि मामला था झज्जर का और इसने सरेंडर किया पंचकुला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। अब क्योंकि 167 कहता है कि हाँ नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट भी कस्टडी दे सकता है, तो इसने वहां पर कर दिया। अब इन दोनों केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो चेक करते हैं। देखिए, पहले केस में जब वो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर रहे हैं, तो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो आईओ को इन्फॉर्म कर देंगे, वो उस थाने में इन्फॉर्म कर देंगे भैया ये कोई अक्यूज्ड है, ये इस केस में इन्वॉल्व है जिसकी कि मेरे पास आपने अकरेंस रिपोर्ट भेजी थी और ये हमारे यहां पे सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्म करने के बाद जो उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है वो कस्टडी वो उस अक्यूज्ड को दे देंगे। मैं इसके एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करता हूं। मान लीजिए ऐसा कर सकता है वो, पहला एग्जांपल,
वो ऐसा कर सकता है कि एक दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दे, 1 डे जुडिशियल कस्टडी, ताकि अगले दिन पुलिस आए और पुलिस अगर उससे पुलिस कस्टडी मांग रही है तो पुलिस कस्टडी उसकी दी जा सके। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 1 डे जुडिशियल कस्टडी गिवन, जेसी गिवन, अगले दिन जब मजिस्ट्रेट के सामने उसको दोबारा से पेश किया जाएगा, उस दिन अगर आईओ पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करता है तो फिर मान लीजिए 5 दिन की उसे पुलिस कस्टडी दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर और उसको बढ़ाना है तो मान लीजिए 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी, तो टोटल कितना हो गया, 5, 1, 6 और 3, 9, और बाकी जो बचे 6 दिन उसमें उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो इस तरीके से वो डिस्क्रिशन है मजिस्ट्रेट साहब का, जो उनको ठीक लगे, वॉट एवर ही थिंक्स फिट, वो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए वो कस्टडी वो उसको दे देंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको वहीं पे डिटेन कर लिया जाए, कस्टडी में ना भेजा जाए, वहीं पे डिटेन कर लिया जाए, आईओ साहब आए और आईओ साहब सीधा उसकी पुलिस कस्टडी मांग ले, ठीक है। तो वो डिफरेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। अगर लेकिन यहीं पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यार, इसकी कस्टडी लेने का कोई वो नहीं बनता, लेट्स नॉट टेक हिज कस्टडी, तो वो बिल्कुल मना भी कर सकते हैं। सरेंडर करने के बाद वो ऐसा कह सकते हैं कि ना तो पुलिस कस्टडी दी जाए ना जुडिशियल कस्टडी दी जाए। ये ऑप्शन भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने है। अब आते हैं नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट की। भाई झज्जर का मामला था, आपने कहां पर सरेंडर किया, पंचकुला में। देखिए इस मामले में क्या होगा, इस मामले, एक सेकेंड यार, देखिए पंचकुला मजिस्ट्रेट के सामने, एक मिनट, पंचकुला मजिस्ट्रेट के सामने इन साहब ने सरेंडर कर दिया। अब ये पंचकुला जो मजिस्ट्रेट हैं ये नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट हैं, तो इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले तो ये भी पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको भी वही करना है कि आईओ को इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरीके का एक व्यक्ति है, उसने सरेंडर किया है, ठीक है। उसके बाद इनको जो ठीक लगे वो कस्टडी ये दे सकते हैं, पुलिस कस्टडी भी दे सकते हैं। मान लीजिए डिटेन कर लिया और 2-3-4 घंटे में ही आईओ वहां पर पहुंच गया और उसने पुलिस कस्टडी उसकी मांग ली, तो पुलिस कस्टडी भी दी जा सकती है और जुडिशियल कस्टडी भी दी जा सकती है। जो भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा वो दे सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार इसमें कस्टडी नहीं बनती, तो हमने सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में पढ़ा था कि अगर नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है और उसे लगता है कि कस्टडी इस मामले में नहीं बनती, तो उसको छोड़ेगा नहीं अक्यूज को। वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड कर देगा जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास कि भाई मुझे लगता है कि नहीं बनती, अब तुम देख लो, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन का मामला है। तो यहां पर भी वही होगा, अगर उसे लगता है कि कस्टडी नहीं बनती, कस्टडी अननेसेसरी है, या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब यार देखो एक चीज समझो, जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट था ना, उसके पास तो उसकी अकरेंस रिपोर्ट आई है उस मामले की, उसको पता है कि एक ऐसा मामला चल रहा है क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन का मामला है, उसको पता है कि इसमें एफआईआर हुई है, उसको पता है कि ऐसे ऐसे अक्यूज की तलाश की जा रही है। लेकिन जो नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है, झज्जर के मामले का पंचकुला के मजिस्ट्रेट को कैसे पता होगा। तो ये भी तो हो सकता है ना उसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कस्टडी कैसे दे दे, तो वो कस्टडी नहीं देना चाह रहा। तो जब 167(2) ये कहता है कि जब वो कस्टडी नहीं देना चाह रहा, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि भैया आप जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास उसे फॉरवर्ड कर दो। जब आपको नहीं पता इसके साथ क्या करना है, तो लेट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट डिसाइड। अब वो क्या करेंगे, पुलिस एस्कॉर्ट में इस व्यक्ति को जिसने सरेंडर किया है, इसको झज्जर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि उसका जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट है, उसके पास को फॉरवर्ड कर देंगे। एंड लेट दिस झज्जर मजिस्ट्रेट डिसाइड नाउ कि भैया इसकी पुलिस कस्टडी देनी है, जुडिशियल कस्टडी देनी है, या कोई भी कस्टडी नहीं देनी है। ठीक है, अब ये झज्जर के मजिस्ट्रेट को डिसाइड करने दो। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन साथ में मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1993 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भैया जो सरेंडर है ना, वो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने ही होना चाहिए। सरेंडर है जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने ही होना चाहिए, क्योंकि उसको आपके केस के बारे में पूरी जानकारी है। ही इज इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड वेदर द पुलिस कस्टडी शैल बी गिवन और जुडिशियल कस्टडी शैल बी गिवन और नो कस्टडी। तो हु इज इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड? इट इज द
magistrate having all the details. And who will have all the details? The magistrate having the occurrence report and to whom the IO is been reporting everything. ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है उसी के पास सरेंडर किया जाना चाहिए। नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास जो सरेंडर किया जाता है वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये होना ही नहीं चाहिए, बस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यार होना यहां पर चाहिए, ठीक है, और ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये कमेंट कर दिया। लेकिन अभी भी सरेंडर होते हैं नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा बिल्कुल कैटेगोरिकली कि वहां पर हो ही नहीं सकता सरेंडर। अगर आपको करना है तो आप नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि 167(2) के अनुसार नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने भी अक्यूज को पेश किया जा सकता है और उसके पास भी कस्टडी देने की पावर्स हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, यह अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जहां पर भी संभव हो सरेंडर जो है वो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने ही होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, चलिए अब अगली प्रॉब्लम को देखते हैं, इसके फैक्ट समझते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या हैं केस के। ठीक है, चलिए लेट्स टेक ब्लू कलर। हुआ क्या है, एक मिस्टर एक्स है, ध्यान से सुनिएगा फैक्ट्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, हुआ क्या कि ये मिस्टर एक्स हैं, इनके खिलाफ एक एफआईआर है चेन्नई में। ये शातिर जो हैं, खिलाड़ी हैं, शातिर अपराधी हैं, तो अलग अलग एफआईआर इनकी अलग अलग सिटीज में है इंडिया के। तो एफआईआर 1 जो है वो है कहां पर, चेन्नई में। ठीक है, और वहां पर चेन्नई में इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जो चेन्नई के जो मजिस्ट्रेट थे जिनके पास इस मामले की जुरिस्डिक्शन थी, उन्होंने इनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने कस्टडी ले ली, सेक्शन 167(2) में मजिस्ट्रेट साहब ने इनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया। लेकिन इन मिस्टर एक्स के खिलाफ 2 एफआईआर और हैं, एफआईआर 2 एंड एफआईआर 3, और वो कहां पर है, वो कलकत्ता में है। तो कलकत्ता में जो इनका आईओ था, इन्वेस्टिगेट जो इन एफआईआर्स को कर रहा था, उसने प्रोटेक्शन वारंट के लिए कलकत्ता का जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट था उसको अप्लाई किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन वारंट सिर्फ कौन दे सकता है, वो मजिस्ट्रेट दे सकता है जिसका जुरिस्डिक्शन हो। जब मैंने प्रोटेक्शन वारंट आपको बताया तो मैंने ये फंडा आपको बताया था। तो आईओ को भी इन्वेस्टिगेट करना है, जो कलकत्ता का आईओ है उसको एफआईआर 2 और 3 में इन्वेस्टिगेशन करना है। उसको ये पता चला कि भाई ये जो मिस्टर एक्स हैं, इनको तो चेन्नई में पुलिस ने पकड़ लिया है और इनको पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब इसको अरेस्ट कर लिया तो भैया मुझे भी इससे पूछताछ करनी है, क्योंकि एफआईआर 2 एंड एफआईआर 3 में भी इसकी जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये आईओ अपना जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है उसके सामने एक एप्लीकेशन लगाएगा प्रोटेक्शन वारंट के लिए कि जनाब इस व्यक्ति का प्रोटेक्शन वारंट दिया जाए, ताकि इसको हम आपके सामने पेश कर सकें और फिर इसकी पुलिस कस्टडी ले सकें। ठीक है, तो जो कलकत्ता के जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने वारंट इशू कर दिया। और वारंट इशू करते हुए क्या कहा कि एक्स को 22 फरवरी से पहले या 22 फरवरी को पेश किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन वारंट इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये प्रोटेक्शन वारंट चेन्नई का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट था, उसकी नॉलेज में लाया गया। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए ये मजिस्ट्रेट 1 है और ये मजिस्ट्रेट 2 है। इन्होंने एक अक्यूज्ड एक्स की कस्टडी दे रखी है, हो सकता है पुलिस कस्टडी दे रखी हो या जुडिशियल कस्टडी दे रखी हो, और ये M1 प्रोटेक्शन वारंट इशू करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन वारंट किसकी नॉलेज में लाया जाता है, M2 की नॉलेज में, इस मजिस्ट्रेट की नॉलेज में। क्यों, अभी इसकी जुरिस्डिक्शन में ये बात है, इसी ने पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी दी है, तो यही डिसाइड करेगा ना कि भैया यहां से निकाल के इसको यहां पर भेजें या ना भेजें। सीधा ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को नहीं जाएगा, पहले यहां पे जाएगा और फिर ये इसके पास आएगा। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन में गलत कह गया, ऑफिसर इंचार्ज प्रिजन। ठीक है, तो तरीका क्या है कि M1 ने प्रोटेक्शन वारंट जो इशू किया है वो जाएगा M2 के पास, और वो फिर डिसाइड करेगा कि भैया यहां पर इसकी जरूरत है या नहीं है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में इसको रखे या ना रखे, और तब ये फिर इसको भेजेगा और OIC प्रिजन को ये भेज देगा और OIC प्रिजन से यहां पे चला जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आई थिंक ये वीडियो में नहीं आया, थोड़ा सा उसका नीचे हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन वारंट था वो
चेन्नई मजिस्ट्रेट की नॉलेज में लाया गया कि जनाब ऐसे ऐसे इसके खिलाफ वहां पर भी एक एफआईआर है कलकत्ता में, 2 एफआईआर है कलकत्ता में, और वहां का जो कलकत्ता का जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है उसने प्रोडक्शन वारंट भेजा है इसके नाम का कि इसको वहां पर पेश किया जाए। तो जो चेन्नई का जुडिशियल मजिस्ट्रेट था उसने कहा कि ठीक है, प्रोडक्शन वारंट हम देखते हैं, बाद में देखेंगे, पहले जो पुलिस कस्टडी दे रखी है हमने एफआईआर 1 में उसको खत्म हो जाने दो, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी चल रही है, जो चेन्नई में जब तक वो पूछताछ कर रहे हैं, तो इसको बीच में छोड़ के कलकत्ता कैसे भेज दें। तो पहले एक बार ये पुलिस कस्टडी खत्म हो जाने दो, फिर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन वारंट पे इसको भेजें या ना भेजें। ठीक है, हुआ क्या, ये खबर मिली एक्स को कि भाई ऐसे ऐसे वहां वाली एफआईआर में भी तेरे खिलाफ प्रोडक्शन वारंट इशू हो चुका है और अब तुझे वहां पर ले जाया जाएगा। तो एक्स ने क्या किया, 24 फरवरी को, अभी ये वहीं पर है चेन्नई में ही, 24 फरवरी को जब इसको एफआईआर 1 के मामले में मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश किया गया कस्टडी के लिए, तो इसने सरेंडर कर दिया। इसने मजिस्ट्रेट साहब को कहा कि मजिस्ट्रेट साहब ऐसा है, एफआईआर 2 और एफआईआर 3 जो हैं वो कलकत्ता में मेरे खिलाफ रजिस्टर की गई हैं और वहां पर भी मेरे को इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए कहा गया है, तो मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट चेन्नई ने इसके सरेंडर को एक्सेप्ट किया और इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कौन से केस में, एफआईआर 1 में जो चेन्नई में चल रहा था। कब तक, 13 मार्च तक। ठीक है भाई, क्यों भेजा, क्यों, ऐसा भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि जनाब अभी आप इसको मत भेजिए कलकत्ता में, हमें इसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना है, टीआईपी कराना है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट ने क्या कहा, ठीक है भैया 13/3 तक इसको जुडिशियल कस्टडी में रखते हैं और उसके बाद 14/3 को इसको प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से कलकत्ता भेज दिया गया। ठीक है, आई होप ऑल दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर क्लियर। थोड़े से कॉम्प्लिकेटिंग है लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मामला ये बनता है, हम इतने फैक्ट्स क्यों समझ रहे थे, हम ये देखना चाहते हैं, अक्यूज्ड ये कह रहा है कि जनाब जो डिफॉल्ट बेल का जो पीरियड होगा, अपना सवाल है ये, अब अपने सवाल पे आते हैं। जो डिफॉल्ट बेल का पीरियड होगा भाई या तो 90 डेज है या 60 डेज है, उसकी गिनती कौन सी तारीख से शुरू की जाएगी, 24 फरवरी से की जाएगी या 14 मार्च से की जाएगी। 24 फरवरी को क्या हुआ था, उसने सरेंडर किया था, किसमें, एफआईआर 2 एंड 3 में, और 14 मार्च को क्या हुआ था, उसको कलकत्ता के जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। तो अब सवाल यह बनता है कि भैया इसका जो 60 और 90 दिन का पीरियड गिनना है हमें डिफॉल्ट बेल के पर्पस के लिए, उसकी गिनती हम कब से शुरू करेंगे, कौन सी तारीख से उसकी गिनती हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, 24/2 को जब भाई साहब ने सरेंडर किया है, चेन्नई के मजिस्ट्रेट के सामने किया है, तो उन्होंने उस सरेंडर को एक्सेप्ट कर लिया और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कब तक, 13/3 तक। लेकिन यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा वो कौन से मामले में भेजा, वो एफआईआर 1 वाले मामले में भेजा है। तो अभी तक जो कस्टडी चल रही है वो कौन से मामले की चल रही है, एफआईआर 1 के मामले की। अभी तक कस्टडी एफआईआर 2 एंड 3 के मामले में शुरू नहीं हुई है, क्योंकि 13/3 तक उसने क्या कहा कि एफआईआर 1 के मामले में हो सकता है इसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना पड़े, तो एफआईआर 1 के मामले में इसे अभी 13/3 तक जुडिशियल कस्टडी में रखो। तो एफआईआर 2 और 3 की कस्टडी कब शुरू होती है, 14/3 को, जब उसे कलकत्ता के मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, पेश किया गया, और कलकत्ता के मजिस्ट्रेट ने फिर जो भी ऑर्डर किया भैया, तो पुलिस कस्टडी ऑर्डर किया, जुडिशियल कस्टडी ऑर्डर की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमारा डिफॉल्ट बेल की गिनती का दिन की शुरुआत तय करेगा कि कौन से दिन से उसकी शुरुआत हुई है, वो ये है कि भैया एफआईआर 2 एंड 3 में उसकी कस्टडी कब शुरू हुई है। तो एफआईआर 2 एंड 3 में उसकी कस्टडी कब शुरू हुई है, क्या उसकी कस्टडी 24 को शुरू हो चुकी है या उसकी कस्टडी शुरू हुई है 14 मार्च को। तो देखिए 24 फरवरी को बेशक मजिस्ट्रेट साहब ने उसका सरेंडर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया उसको 13/3 तक, वो एफआईआर 1 के मामले में भेजा गया है, एफआईआर 2 और 3 के मामले में नहीं भेजा गया।
FIR 2 और 3 के मामले में उसकी कस्टडी शुरू हुई 14/3 तक। तो अगर FIR 2 और 3 के मामले में हमें उसकी डिफॉल्ट बेल के लिए कस्टडी की गिनती शुरू करनी है तो हम 24 फरवरी से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो वो कस्टडी में आया ही नहीं है FIR 2 और 3 में। FIR 2 और 3 में वो कस्टडी में आया है 14 मार्च को, और 14 मार्च से हम उसकी 90 डेज और 60 डेज के पीरियड को गिनना शुरू करेंगे। आई होप दिस इज फाइन। ये जो फैक्ट्स हैं ये लिए गए हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस दिनेश डालमिया के केस से। नोट्स में ये मैंने साइटेशन दे दिया आपको, 2007 सुप्रीम कोर्ट। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। हमें ये देखना है कुल मिला के, देखिए मैं ये प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है हरियाणा के पेपर में वो इतना डीप जाके ना पूछे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन दिल्ली के पेपर में ऐसी प्रॉब्लम्स आना बहुत कॉमन है, ठीक है। दिल्ली के पेपर में ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, तो हम अभी से इसको इतना अच्छा तैयार करके चलें कि जब दिल्ली का पेपर निकले तो हमें उसके लिए अलग से तैयारी ना करनी पड़े। तो ऐसे मामलों में हमें सिंपल सी एक बात देखनी है, हमें यह चेक करना है कि भाई जिस मामले में वो डिफॉल्ट बेल मांग रहा है, देखिए हमें सबसे पहले यह देखना है कि वो डिफॉल्ट बेल कौन से मामले में मांग रहा है। वो डिफॉल्ट बेल मांग रहा है FIR 2 और 3 के मामले में। जो ये प्रॉब्लम है वो FIR 1 की बात नहीं कर रहा, वो FIR 2 और 3 के मामले में डिफॉल्ट बेल मांग रहा है। तो हमें यह देखना है, सिंपली ये चेक करना है कि भाई FIR 2 और 3 के मामले में वो कस्टडी में कब आया। जिस दिन से वो कस्टडी में आया उस दिन से गिनती शुरू कर देंगे। अब यहां पर इस मामले में कस्टडी तो थी, कस्टडी तो उसकी चली रही थी चेन्नई में, और उसने 24 फरवरी को सरेंडर भी कर दिया। तो उसके अनुसार से तो भाई 24 फरवरी से ही उसकी FIR 2 और 3 की कस्टडी शुरू होगी, क्योंकि उसने तो सरेंडर कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा भाई, नो। 24 फरवरी से लेके 13 मार्च, 24 फरवरी से लेके 13 मार्च तक जो वो कस्टडी है वो मजिस्ट्रेट क्लियरली बोल रहा है कि भैया FIR 1 की कस्टडी है। क्योंकि आप देखें तो यहां पर तो FIR 2 और 3 की पुलिस को यहां पे इन्वेस्टिगेशन करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, अभी तो FIR 1 की ही चल रही है। FIR 2 और 3 की इन्वेस्टिगेशन आयोग को मौका मिलता है जब वो कलकत्ता के जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है 14 तारीख को। तो हमें ऐसे मामलों में देखना है कि भाई जिस FIR में डिफॉल्ट बेल मांगी जा रही है उस मामले की कस्टडी कब आई थी मजिस्ट्रेट साहब के पास। उस मामले की कस्टडी जिस दिन आई थी उस दिन से फिर हम 60 या 90 दिन का अपना समय गिनना शुरू करेंगे। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम के फैक्ट्स क्या है। जो चार्जशीट है वो 90 दिन के अंदर फाइल कर दी पुलिस ने, लेकिन चार्जशीट में देयर आर सम डिफेक्ट्स। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, एक्सपर्ट रिपोर्ट थी या कोई भी डॉक्यूमेंट था जो कि नहीं लगाया, और हुआ क्या कि मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि रिमूव द डिफेक्ट, और उसके बाद आप डिफेक्ट रिमूव करने के बाद CS लगा दीजिए। तो ये रिमूव डिफेक्ट करने में 90 दिन क्रॉस हो गई, 90 डेज क्रॉस्ड। तो क्या भैया अक्यूज का डिफॉल्ट बेल बनता है? देखिए इसमें सिंपल सी बात है, जब हम कह रहे हैं डिफेक्ट रिमूव करने के लिए रिटर्न की गई CS, तो एक तरीके से जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो परमिशन दे रहे हैं किस चीज की? डिफेक्ट को क्योर करने की। तो जब मजिस्ट्रेट साहब ने डिफेक्ट को क्योर करने की परमिशन दे दी तो इसका मतलब डिफेक्ट क्योर किया जा सकता है और उसमें 90 दिन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है हम उस पर आते हैं। ओके, मैं इसको दोबारा से बताता हूं, शायद थिंक आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट। देखिए हुआ क्या, ये मान लीजिए यहां पे 90 दिन खत्म हो रहे हैं, यहां पे इन्होंने CS फाइल कर दी लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट है और मजिस्ट्रेट ने कहा कि डिफेक्ट रिमूव कर दीजिए और उसके बाद दोबारा से फाइल कर दीजिए। अब जब वो डिफेक्ट रिमूव करने की परमिशन दे रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंप्लाइडली ये कह रहा है कि आप इसका डिफेक्ट क्योर कीजिए, और जब वो कह रहा है तो डिफेक्ट क्योर कीजिए, तो जो रीसबमिशन होगी, मान लीजिए रीसबमिशन यहां पर हुई है, तो बिकॉज द मजिस्ट्रेट हैज अलाउड द रिमूविंग ऑफ द डिफेक्ट, तो ये रिलेट बैक करेगा इस डेट से।
ये इसी डेट को चार्जशीट फाइल की हुई मानी जाएगी, इस डेट को नहीं मानी जाएगी, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिंग बैक विल अप्लाई। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मजिस्ट्रेट साहब ये चेक करेंगे, ये हर डिफेक्ट के मामले में नहीं होगा। मजिस्ट्रेट साहब चेक करेंगे कि जितनी सीएस फाइल की गई है, चार्जशीट फाइल की गई है, बेशक वो इनकम्प्लीट है, इज इट सफिशिएंट टू टेक कॉग्निजेंस। भाई मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, मेजरली चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन सम डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये चार्जशीट अपने आप में सफिशिएंट है मजिस्ट्रेट का माइंड मेकअप करने के लिए कि कॉग्निजेंस ली जाए या ना ली जाए। तो अगर ये सफिशिएंट है, जो इनकम्प्लीट चार्जशीट है, जो डिफेक्टिव चार्जशीट है, अगर वो सफिशिएंट है जिससे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, तो ये डिफॉल्ट बेल नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर ये सफिशिएंट ही नहीं है, वो इतनी इनकम्प्लीट है कि उस इनकम्प्लीटनेस से कॉग्निजेंस ली नहीं जा सकती है, देन इट विल नॉट बी ए वैलिड सीएस, और फिर इसकी जो तारीख है वो यही मानी जाएगी, ये रिलेट बैक नहीं करेगी। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को ध्यान देना चाहिए कि भैया ये जो डिफेक्ट है, ये छोटा मोटा डिफेक्ट है विच कैन बी क्योर्ड, या ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि पुलिस ने इसलिए चार्जशीट पेश कर दी ताकि अक्यूज की डिफॉल्ट बेल का राइट चला जाए। उदाहरण के तौर पे देखिए, मान लीजिए ये 90 दिन है, यहां पे खत्म हो रहे हैं, और ये आ गया 87th डे, अभी तक चार्जशीट तैयार नहीं है। पुलिस को लगा यार अगले 3 दिन में हमने नहीं की तो अक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। तो पुलिस वाले क्या, जो एसएचओ था वो बोला आईओ को, तुम एक काम करो, जितनी भी कच्ची पक्की रिपोर्ट तैयार हुई है ना वो पेश कर दो, कम से कम अक्यूज की डिफॉल्ट बेल तो रोको तुम, बाद की बाद में देखेंगे, बाद में टाइम मांग लेंगे मजिस्ट्रेट साहब से कि डिफेक्ट क्योर करना है। अब यहां पर समझिए, मजिस्ट्रेट साहब सीधा इस डिफेक्ट क्योर करने की परमिशन नहीं देंगे, वो ये देखेंगे कि जो इनकम्प्लीट है चार्जशीट, वो मामूली इनकम्प्लीट है, मतलब कि क्या जो चार्जशीट पेश की गई है उससे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, और कुछ ही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो कि बाद में भी आ सकते हैं, नो इश्यूज, मैं इससे भी कॉग्निजेंस ले सकता हूं, या उसका डिफेक्ट इतना है कि उससे कॉग्निजेंस लिया ही नहीं जा सकता। अगर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है तो डिफॉल्ट बेल का राइट आपका चला गया, बाद में डॉक्यूमेंट बेशक जमा कर दीजिए। लेकिन अगर वो ऐसी है, इतनी इनकम्प्लीट है कि आप उसमें कॉग्निजेंस लेने की स्थिति में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब इस चार्जशीट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड की डिफॉल्ट बेल की राइट को खत्म करना था, और यह चीज मजिस्ट्रेट साहब को नहीं होने देनी चाहिए। तो अगर डिफेक्ट की बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा है कि अगर चार्जशीट डिफेक्टिव है तो क्या डिफॉल्ट, और उस डिफेक्ट को दूर किया गया 90 डेज के बाद, तो क्या उस चार्जशीट को माना जाएगा और डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगी। तो यह सारा डिपेंड करता है कि जो डिफेक्टिव चार्जशीट है वो अपने आप में कितनी कंप्लीट है, क्या वो इतनी कंप्लीट है कि उससे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है डिफेक्ट होने के बाद भी, या इनकम्प्लीट होने के बाद भी जो डॉक्यूमेंट्स आने हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कॉग्निजेंस का बेसिस बने, या वो इतनी डिफेक्टिव है कि उससे कॉग्निजेंस लिया ही नहीं जा सकता। अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता तो भैया फिर डिफॉल्ट बेल का राइट बनता है, फिर जब आपने डिफेक्ट पूरा खत्म किया तब से वो मानी जाएगी कि हाँ चार्जशीट उस दिन पेश की गई थी। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस वी एंड दिस लेक्चर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।